क्या बोला? सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू। सुपरपोजिशन थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल होता है दोस्त? एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेबल फॉर बोथ वोल्टेज एंड करंट बट नॉट फॉर पावर। क्योंकि स्टेटमेंट स्टार्ट ही होता है इन अ लीनियर बाइलेटरल सर्किट, सो वोल्टेज एंड करेंट्स आर द लीनियर पैरामीटर्स एंड द पावर इज द नॉन लीनियर पैरामीटर। तो नॉन लीनियर पैरामीटर के कैलकुलेशन के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, यस, जिनका भी आंसर सी था सबका सही है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, टाइमर स्टार्ट हुआ आपका। हाँ ठीक है। देखिए, योर टाइम मीन्स द आंसर विल बी ए। जिनका भी ए आंसर है सबका सही है। तो देखिए, रजिस्टर का पावर फैक्टर क्या होता है? फॉर रजिस्टर इज यूनिटी, क्योंकि कॉस फाई को ही हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। और फाई क्या होता है? एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। लेट्स द वोल्टेज इज आवर रेफरेंस फेजर। तो जो करंट होगा आई, ये लैगिंग का है, तो जो करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल होता है वही एंगल यहां पे ये होता है। ओके, सो फॉर रसिस्टर क्या होता है? वोल्टेज और करंट दोनों ही क्या होता है? इन फेज होता है। और फाई का एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। फाई क्या होता है? 0 डिग्री। सो कॉस फाई इज इक्वल टू व्हाट? 1। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। The selectivity of a different resonance circuit are compared in terms of, your timer starts now। एंड योर टाइम एंड्स। नो, जो उनका भी बैंडविड्थ आंसर है गलत है। सेलेक्टिविटी मतलब क्वालिटी फैक्टर बताता है दोस्त। सेलेक्टिविटी मतलब क्वालिटी फैक्टर होता है। जिसकी क्वालिटी फैक्टर सबसे अच्छी होगी उसकी सेलेक्टिविटी भी अच्छी होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वन लाइनर्स क्वेश्चन है, कभी कभी कुछ बड़े क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे आपको एग्जाम में। रीड द क्वेश्चन। द करंट इन अ केमिकल सेल इज अ मूवमेंट ऑफ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कमेंट्स कीजिए, बताइए।
योर टाइम एंड्स। क्या होगा बोलिए। देखिए जो केमिकल सेल में करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस फ्लो करता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। आपको डी चाहिए, नन ऑफ दिस लिख सकते हैं। नहीं, सिर्फ पॉजिटिव आयंस के कारण नहीं, सिर्फ निगेटिव आयंस के कारण नहीं, दोनों के कारण केमिकल सेल में करंट फ्लो करता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो योर टाइम एंड्स। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। देखिए जर्मन सिल्वर कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। सिर्फ इन्हीं तीनों का नहीं, कभी कभी ये लीड और टीन को भी कंटेन करता है। समटाइम्स लीड एंड टीन ऑल्सो। और सिल्वर वर्ड इसलिए दिया गया क्योंकि ये व्हाइट चमकीला कलर का होता है सिल्वर की तरह, इसलिए इस एलॉय का नाम दिया गया है जर्मन सिल्वर। सिल्वर सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चमकीला होता है सिल्वर की तरह, व्हाइट। यस साधना, आपका ठीक था। दीपक पर यह याद रखिएगा इसको, जर्मन सिल्वर के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज। चलिए योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। यस, बीज इनका भी आ रहा है, ठीक है। तो देखिए जिनका भी बी आंसर है ठीक है। जिसमें जिस भी सर्किट में जिस भी एलिमेंट में करंट यूनिडायरेक्शनल होगा उसको क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल। सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उसको क्या बोलते हैं, यूनि डायरेक्शनल सर्किट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। मेगर इज यूज टू मेजर रेजिस्टेंस। चलिए बताइए। फैज ए नहीं होगा, वेरी हाई, नॉट ओनली हाई। So the option B is correct one. Megar is used to measure very high resistance.
वेरी हाई रेसिस्टेंस। अब सुनिए, वेरी हाई रेसिस्टेंस मेजर करने का कौन कौन सा मेथड है? डायरेक्ट डिफ्लेक्शन, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, मेगा ओम मेथड, मेगर एंड लॉस ऑफ चार्ज मेथड। तो ये जो DMML है, ये चारों मेथड, सबका फर्स्ट लेटर याद रखिएगा, DMML, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन, मेगा ओम, मेगर एंड लॉस ऑफ चार्ज मेथड। दीज मेथड्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई रेसिस्टेंस। इन मेथड्स का यूज हाई रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जिनका भी सी है उनका सही है। ये बोथ AC और DC के लिए एप्लीकेबल है। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ नहीं लिखिए, ऑल द बेसिक लॉज आर एप्लीकेबल फॉर बोथ AC एंड DC। कौन कौन से बेसिक लॉज? ओम्स लॉ, KVL एंड KCL, तीनों जो है वो AC और DC दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बिटवीन A एंड B। योर टाइम स्टार्ट्स। देखिए, टाइम खत्म। अच्छा, वैल्यूज नहीं दिख रहा। ये 2 हेनरी है, 10 हेनरी है, 12 हेनरी है और 20 हेनरी है। अब दिखा? तो देखिए, एल इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं? एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 Ln तक। सो देखिए ना, सब सीरीज में ही तो कनेक्टेड है। सो एल इक्विवेलेंट समेसन हो जाएगा 2 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 20। हाउ मच? 44 हेनरी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the total capacitance when two capacitors C1 and C2 are connected in series? चलिए बताइए, your time starts now। यस दीपक परिया, सही है आपका।
तो मीरा और प्रदीप आपका गलत है। देखिए, हाँ फैज तुम्हारा भी सही है। डी नहीं होगा फैज, सी सी। देखिए, दो कैपेसिटर्स जब सीरीज कनेक्टेड होंगे C2 C1, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। वेन यू सोल्व इट क्या लिखिएगा, C1 C2 C2 प्लस C1। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C1 C2। C इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे हम, C1 C2 divided by C1 plus C2. So option C will be the correct one. C ठीक है। देखिए, जो B को टिक किए हैं, B नहीं होगा। B क्यों नहीं होगा, क्योंकि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 नहीं होता। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। ये सही है, ये वाला सही नहीं है। तो बी इज नॉट करेक्ट। तो जिनका भी बी था वो करेक्ट नहीं है। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, जिनका जिनका भी बी है वो सही है, क्योंकि पावर फैक्टर 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि पावर फैक्टर लिखते हैं cos फाई, और cos फाई की वैल्यू, cos फाई का जो रेंज है वो -1 से +1 के बीच ही है। ओके, सो पावर फैक्टर इज नेवर मोर देन 1। सो जिनका भी बी है उनका सही है। और कोई एक सी लिखे हुए था फैज, आपका गलत है। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिव पावर एंड apparent पावर आर रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाई। व्यूज बहुत कम है जी, लोग कहां चले गए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं क्या। कीजिए शेयर आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप्स में, बताइए दोस्तों को कि लाइव आ रहा है। भरत कुमार, हाँ ठीक है आपका। और लोग, यस, जिनका भी डी है सही है। देखिए, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या लिखते हैं, अपेरेंट पावर एस इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। दिस इज द अपेरेंट पावर। apparent power, this will be the active power, and this will be the reactive power. यूनिट apparent power का केवीए में
एक्टिव पावर का किलोवाट में और इसका किलो वॉट नहीं होगा, वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस में। देखिए किलो एक सफिक्स है, आप किलो को हटा भी सकते हैं यहां से यदि छोटा यूनिट हुआ तो। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, जिनका भी डी है सबका सही है। क्वेश्चन पढ़िए, फॉर अ कंज्यूमर व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए एक्चुअली ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी है 0.085, ये ऑप्शन नंबर डी है 0.85 से 0.95। इसको मत देखिएगा आप इसको। सो यस, सी विल बी द करेक्ट वन। देखिए हमेशा पावर फैक्टर हम चाहते हैं कि एक के आसपास हो, तो 0.85 टू 0.95 लैगिंग हमारा पावर फैक्टर होना चाहिए। देखिए लीडिंग इसलिए क्योंकि कैपेसिटिव लोड है नहीं हम लोगों के पास, प्लस जनरेटर्स को भी अफेक्ट करेगा। तो आप जनरली याद रखिएगा कि हमारे पास जो लोड्स हैं वो ज्यादातर इंडक्टिव लोड्स हैं, ज्यादातर क्या जो भी लोड्स हैं सब इंडक्टिव ही लोड है। सो पावर फैक्टर क्या होगा हमारा 0.85 टू 0.95 के बीच में। ओके, नहीं लीडिंग कभी नहीं हो सकेगा पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर हम चाहते हैं एक के आसपास हो। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट डेल्टा सर्किट। चलिए बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आया आंसर किसी का? तो देखिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। ओके, अब दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से। नाउ हमने बोला था आपको, जब भी हम स्टार डेल्टा पढ़ाए होंगे तब हमने आपको बोला था कि देखिए यदि स्टार गिवन होगा तो उसके साइड्स को ज्वाइन करके आप क्या फॉर्म कर लेंगे, एक डेल्टा। सो आई एम फॉर्मिंग अ डेल्टा विद ज्वाइनिंग इट्स साइड्स। लेट अस अज्यूम ये आर ए है, ये आर बी है और ये आर सी है। सो आर ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, और इसको भी नोमेनक्लेट कर लीजिए, R1 R2 R3। ओके, सो
वन क्या लिखेंगे, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 डिवाइडेड, देखिए और जिन दो रजिस्टर से कनेक्टेड है उसको छोड़ के जिससे यह कनेक्टेड नहीं होगा वो डिवाइडेड में, सो 2। और भी क्या लिखेंगे, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये जो RB है हमारा वो R1 और R2 से कनेक्टेड है, R3 से कनेक्टेड नहीं है, ओके। एंड RC इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R2 R3, और अच्छे से भरत कुमार, R1 R3 डिवाइडेड बाई, अब देखिए RC किससे कनेक्टेड नहीं है, R1 से, ओके। सो व्हेन यू पुट द वैल्यूज of R1 R2 and R3, then you will able to find the value of RA, RB and RC, and the correct answer will be option A, ओके। करेक्ट आंसर तीनों कौन मैच करेगा, किसका, ऑप्शन ए का तीनों मैच करेगा। हाँ थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना होगा, और एग्जाम में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले पे आप ध्यान नहीं देंगे, ये कुछ नहीं है। तो ऑप्शन है देखिए क्वेश्चन है, अ 15 ओम रसिस्टर comma an inductor with 8 ohm inductive reactance and a capacitor with 12 ohm capacitive reactance are in parallel across an AC voltage source, then the circuit impedance will be। तो कैलकुलेट कीजिए इसको, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक दो क्वेश्चंस तो होगा ही दोस्त हर एग्जाम में। आया किसी का? लीजिए हम आपके लिए सर्किट ड्रॉ कर दे रहे हैं। एक रसिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, तीनों बोला किसी एसी सोर्स के थ्रू
ये जो सोर्स है वो VAC है, इसकी वैल्यू 15 ओम है, ये J ऑफ 8 ओम है, और कैपेसिटेंस रिएक्टेंस क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ J 12 ओम है। तो पूछा यह गया कि यहां से जो इंपीडेंस दिखेगा इनपुट जेड इन, इसकी वैल्यू क्या होगी। सो देखिए तीनों किसमें है कनेक्टेड, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। या तो आप जेड इन के बजाय वाई इन निकाल लीजिएगा, तो 1/बाई इन हमें क्या दे देगा, जेड इन। या आप क्या कीजिए, किसी दो को पहले पैरेलल में कनेक्ट कर लीजिए, किसको, किसी दो को। तो देखिए हम इन दोनों को पहले पैरेलल में कनेक्ट कर ले रहे हैं, क्या आएगा इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, J ऑफ 8 इंटू माइनस ऑफ J12 डिवाइडेड बाई J ऑफ 8 माइनस J ऑफ 12। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, J स्क्वायर माइनस 1 96 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ J 4, J ऊपर चला जाएगा 4 24, ये बचेगा प्लस ऑफ J 24। अब हमारा सर्किट रिड्यूस होके कैसा हो गया, ये हमारा AC सोर्स है, एक रेसिस्टर बच गया, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक इंपीडेंस बच गया है जिसकी वैल्यू J ऑफ 24 ओम है, और ये 15 है। तो यहां से जेड इन हम कैलकुलेट कर सकेंगे, क्या जेड इन, फिर से 15 इज इन पैरेलल विथ J ऑफ 24। व्हेन यू सॉल्व you will got 12.7199 ohm, approximately 12.72 ohm. Option A will be the correct one. Option A करेक्ट होगा। कहां गए जी सब लोग, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। ये बी मत देखिएगा, ये कुछ नहीं है, बी सी डी कुछ नहीं है। द सर्किट ड्रॉज अ करंट ऑफ 3 माइनस J8 एम्पियर फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 100 प्लस J ऑफ 37 वोल्ट, फाइंड द ट्रू पावर ऑफ द सर्किट। ये कुछ नहीं है यहां पे। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखिए ये हमारा करंट गिवन है, ये I है और ये क्या है, V है। सो अपरेंट पावर AC के फॉर्म में हम कभी भी P नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे हमेशा, अपरेंट पावर AC इज इक्वल टू V इंटू I। तो V कितना गिवन है, 100 प्लस J ऑफ 37 इंटू करंट कितना गिवन है, 3 माइनस J ऑफ 8 is equal to, when you solve it you will got 596 minus J of 689. So this will be our real power
and this will be our reactive power. और रियल पावर को ही क्या बोलते हैं? ट्रू पावर. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन. आया किसी का? नहीं सोमनाथ, ये नहीं होगा. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पढ़िए. Inductance is fill in the blanks to number of turns of the coil. So क्या लिखते हैं? L equals mu n square A upon L. तो क्या होगा? A will be the correct one. एन स्क्वायर के एल क्या होगा? एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सो नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होगा इंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी. एक्चुअली क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल. ओके, यस, वेरी गुड. मीरा, भरत, सबका सही है आप लोग का. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चॉक इन्वॉल्व यूज ऑफ. जो चॉक होता है ट्यूबलाइट का, उसमें क्या होता है? चलिए बताइए. टाइम स्टार्ट्स नाउ. देखिए, चौक में इंडक्टर होता है दोस्त. मरकरी चौक में क्या होता है? इंडक्टर. अब तो इलेक्ट्रॉनिक चौक आ गया. पहले जो भारी वाले चौक होते थे उसमें हैवी कॉइलिंग्स होता था एंड इट हैज एन इंडक्टिव प्रॉपर्टी. ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन. यस भरत कुमार, सही है. साधना, नहीं, कैपेसिटर नहीं होता बाबू, इंडक्टर होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The circuit is said to be in resonance if the current is fill in the blanks with the applied voltage. Your time starts now. चलिए बताइए. देखिए, एक्चुअली हम ऑप्शन फिर से लिख रहे हैं. ऑप्शन ए इन फेज, ऑप्शन बी आउट ऑफ फेज, सी 45 डिग्री एंड डी 90 डिग्री. और ये 0 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री है ये.
चलिए बताइए, यस, इन फेज होगा हमारे हमेशा, क्या होगा इन फेज। डिफिनेशन ही यही कहता है कि व्हेन द सर्किट एग्जिबिट्स रेजोनेंस द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट बोथ विल बी इन फेज, तभी हम बोलेंगे कि सर्किट किस में है, रेजोनेंस में है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, ए वाले सबका सही है। चलिए इसका बताइए आंसर। देखिए, व्हाट इज नॉट द एनर्जी यूनिट, व्हाट एनर्जी का यूनिट नहीं है। यह किसका यूनिट है, व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर, और ये तीनों किसका यूनिट है, एनर्जी का। तो थैंक यू। और कल इसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन डिस्कशन होगा, और आप लोग अपने दोस्त के ग्रुप में, अपने दोस्तों को, अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में, कॉलेज फ्रेंड्स को प्लीज शेयर कीजिए और बताइए उनको कि हम लोग लाइव आ रहे हैं एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एसएससी के क्वेश्चंस लेकर। तो थैंक यू।